चलिए तो अब हम एक नया केस पढ़ेंगे। हमने देखिए 2 केस पढ़ लिया। पहले केस में ये दोनों फिक्स सपोर्ट को टच कर रहे थे और फोर्स इस तरीके से लग रहा था। तो हमने इक्वेशन बना ली थी। हमने क्या देखा था, जितना ये लंबा होगा उतना ही ये छोटा होगा, जितना ये लंबा होगा उतना ही ये छोटा होगा। इसमें टेंशन टेंशन आएगा, इसमें कंप्रेशन आएगा। तो पहली इक्वेशन आपने बना ली थी, चेंज इन लेंथ इन 1 इक्वल टू चेंज इन लेंथ इन 2। आपने बोला था इसमें टेंशन आएगा तो इसको दूर जाता हुआ बना दिया था इससे, इसमें कंप्रेशन आएगा तो इसको पास आता हुआ बना दिया था पीले वाले से। तो सेकंड इक्वेशन आपने बना ली थी R1 प्लस R2 माइनस एफ इक्वल टू 0। हमने सेकंड केस डील करा था जिसमें ये पीला वाला इनिशियल कंडीशन में यहाँ पे टच नहीं कर रहा था। तो क्या हुआ था, आपका फोर्स इस पे लग रहा था तो ये तो लंबा होते जा रहा था, लेकिन ये छोटा नहीं हो रहा था। और ये क्या हुआ, यहाँ तक आया, ये लंबा हुआ, इसमें चेंज इन लेंथ हुआ। अभी इसमें चेंज इन लेंथ कितना हुआ, डी के जितना हुआ। अभी तक इसमें कोई भी चेंज इन लेंथ नहीं हो रहा था। ठीक, फिर आपने क्या करा, इसके बाद फोर्स लगाया तो ये अब छोटा होना चालू हो गया। ये छोटा होना चालू हो गया, ये लंबा होते जा रहा है, ये छोटा होते जा रहा है। तो आपने यहाँ पे कंपेटेबिलिटी इक्वेशन बनाई थी, चेंज इन लेंथ इन 1 इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ इन 2 प्लस डी बनाई थी। क्योंकि इनिशियल में क्या था, ये डी से डी दूरी पे था। ये कहाँ पे था, यहाँ से डी दूरी पर ये भी वाला पीला वाला ब्लॉक था। फिर आपने क्या करा था, इसमें टेंशन है, इसमें कंप्रेशन है, तो इसमें टेंशन का डायरेक्शन ऊपर बना दिया था। आपने लिखा था ये क्या है, R1। यहाँ पे कंप्रेशन है तो पीले की तरफ जाता हुआ बना दिया, ये हो गया R2। सेकंड इक्वेशन आपने बनाया R1 प्लस R2 माइनस एफ इज इक्वल टू 0। अब तीसरे केस में आपका इस तरीके का सिस्टम है। इसमें देखिए ये फिक्स सपोर्ट पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, ये पीला वाला ब्लॉक है, ये है, इसकी लेंथ L1 है, इसका L2 है, इसका L3 है, और इसका ये क्या है, इन दोनों के बीच की दूरी कितना है, D है। अब हमको इसमें कंपेटेबिलिटी इक्वेशन बनाना है, ठीक है, और उसके बाद कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम वाली इक्वेशन बनाना है। तो हम जानते हैं कि ये लंबा होगा जब फोर्स यहाँ पे लगा होगा। पीले के कारण ये फोर्स के कारण पीला वाला क्या होगा, इसमें कंप्रेशन होगा, ये दबेगा, ये भी दबेगा। तो चेंज इन लेंथ इन 1 इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ इन 2 प्लस चेंज इन लेंथ इन 3 प्लस डी आपको करना पड़ेगा। ये डी को भी आपको जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर आप देखेंगे तो देखिए अगर मैं यहाँ पे फोर्स लगाऊंगा, अभी ये लंबा होते जाएगा, खाली ये लंबा हो रहा है और कोई को कुछ नहीं हो रहा है। ये देखिए अभी यहाँ तक आया, यहाँ तक आया, यहाँ पे आके ये रुक गया। अभी यहाँ तक आके ये कितना लंबा हो गया, डी के जितना लंबा हो गया। तो अभी आप क्या लिखेंगे, चेंज इन लेंथ इन 1 इज इक्वल टू डी के बराबर। अब आपने और फोर्स लगाया तो क्या होगा, ये भी छोटा होगा, ये भी छोटा हो रहा है। देखिए ये आपका छोटा होते जा रहा है, ये आपका छोटा होते जा रहा है, इसमें भी थोड़ा फर्क पड़ेगा, ये भी थोड़ा छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो सेकंड इक्वेशन आपने क्या बनाया, चेंज इन लेंथ इन 1 में कितना हुआ, चेंज इन लेंथ इन 2 प्लस चेंज इन लेंथ इन 3 प्लस डी करना पड़ेगा। ये लंबा हो रहा है, ये छोटा हो रहा है, ये छोटा हो रहा है, और दोनों के बीच में दूरी कितना था, डी था। तो ये आपकी बन गई कंपेटेबिलिटी इक्वेशन। अब देखिए इसमें टेंशन आएगा तो इसमें फोर्स कहाँ करेंगे आप, ऊपर जाता हुआ बना देंगे। इसको आपने क्या लिखा है, R1। इसमें क्या होगा, कंप्रेशन होगा तो यहाँ पे फोर्स यहाँ पे ऊपर की ओर बनेगा, इसको हमने लिख दिया दैट इज R2, या R2 भी ले सकते हैं, इसको हम R3 भी ले सकते हैं। नॉमेनक्लेचर हमारे ऊपर डिपेंड करता है, यहाँ पे मैंने ले लिया R3। अब देखिए हम इक्विलिब्रियम इक्वेशन बनाएंगे। हमने लिखा R1 प्लस R3 माइनस एफ इज इक्वल टू 0। ये आपकी एक इक्विलिब्रियम इक्वेशन बन गई। अब देखिए एक फोर्स यहाँ पे भी लगेगा, इसको हटाते हैं, यहाँ पे भी फोर्स लग रहा है। ये कौन सा फोर्स है, ये R2 वाला फोर्स है, इसको मैंने 2 बोला है। तो इसको लेके भी हम एक इक्वेशन बना लेंगे, इसको भी लेके हम क्या करेंगे, एक इक्वेशन बना लेंगे। हम क्या लिखेंगे, R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 माइनस एफ इज इक्वल टू 0। R1 प्लस R2 माइनस एफ इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे R2 और R3 आपका सेम रहेगा। आप देखिए नीचे वाला ब्लॉक ने इस वाले ब्लॉक ने ऊपर वाले ब्लॉक पे R2 लगाया, तो ऊपर वाला ब्लॉक भी नीचे वाले ब्लॉक पे क्या करेगा, R2 लगाएगा, R2 लगाएगा। और यहाँ पे आपने कितना लगाया था, R3 लगाया था, यहाँ पे आपने R3 लगाया था।
तो यहाँ पे आपकी एक और इक्वेशन बन जाएगी R2 इज इक्वल टू R3। बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। R2 बराबर R3 क्यों आया? क्योंकि अगर हम पीले वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो R2 ऊपर वाले की ओर रहेगा, जब नीचे वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा तो R3 नीचे वाले की ओर रहेगा। न्यूटन का थर्ड लॉ, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो देखिए इस पॉइंट पे जब इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं, जब हम नीचे वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं, तो इस पे R2 लग रहा है, जो ऊपर वाला ब्लॉक नीचे पे लगा रहा है, और इस पे ये जो फ्लोर है ऊपर की ओर क्या लगा रहा है? R3 लगा रहा है। इसलिए हमने क्या लिखा? R2 इज इक्वल टू R3। तो ये तीन इक्वेशन, ये चार इक्वेशन को लेके इस तरीके के प्रॉब्लम आपके सॉल्व हो जाते हैं। बस ये चार इक्वेशन आपको ध्यान में रखना है। ठीक, तो अब हम आएंगे इसके प्रॉब्लम पर। चलिए अब हम लोग प्रॉब्लम नंबर 21 करेंगे। तो सेम उसी कंसेप्ट पे ये वाला प्रॉब्लम है जो कंसेप्ट अभी मैंने आपको बताया है। इसमें जो अरेंजमेंट आपको दिया हुआ है ये एल्युमिनियम का है, ये स्टील का है, ये पूरा एल्युमिनियम का है, लेकिन यहाँ तक पोर्शन की लेंथ है 500 mm और इसके नीचे पोर्शन की लेंथ है 200 mm। ये स्टील की लेंथ है 250 mm। तो इसमें टेंशन होगा, इसमें कंप्रेशन होगा और इसमें आपका कंप्रेशन होगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा? कंपैटिबिलिटी इक्वेशन बनाना पड़ेगा और इक्विलिब्रियम इक्वेशन हमको बनाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे हमने अपनी कंपैटिबिलिटी इक्वेशन बनाया। हम जानते हैं इसमें टेंशन होगा, इन दोनों में कंप्रेशन होगा, तो ये लंबा होगा, ये दोनों छोटे होंगे, ये दोनों छोटे होंगे प्लस डी कर देंगे तो उतना ये लंबा होगा। तो हमने लिखा चेंज इन लेंथ इन 1 इक्वल टू चेंज इन लेंथ इन 2 प्लस चेंज इन लेंथ इन 3 प्लस डी। चेंज इन लेंथ इन 1 क्या है आपका? एल क्यू है। 2 क्या है आपका? क्यू एम है। ये क्यू से एम तक क्या? क्यू एम लिया है। चेंज इन लेंथ इन 3 को हमने क्या लिया है? एन पी लिया है। तो ये हमने नॉमेनक्लेचर थोड़ा सा चेंज कर दिया। तो चेंज इन लेंथ इन एल क्यू इज इक्वल टू ये लिख दिया। चेंज इन लेंथ हम जानते हैं दैट इज एफ एल अपॉन ए ई होता है। यहाँ पे देखिए पहले फोर्स आपको निकालना पड़ेगा। लेंथ ऑफ एल क्यू आपको दिया हुआ है दैट इज 500। लेंथ ऑफ क्यू एम आपको दिया हुआ है दैट इज 200। लेंथ ऑफ एन पी आपको दिया हुआ है दैट इज 250। तो लेंथ ऑफ क्यू एम आपने पुट कर दिया, लेंथ ऑफ एन पी आपने पुट कर दिया और लेंथ ऑफ एल क्यू आपने पुट कर दिया। इनके एरिया भी आप लोगों को दिया हुआ है, क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है, यंग मॉडुलस दिया हुआ है। तो एरिया भी आप पुट कर देंगे यहाँ पे, यंग मॉडुलस भी आप लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। इस इक्वेशन को अब देखिए हमको दो इक्वेशन और बनाना पड़ेगा। दोनों कौन सी इक्वेशन है? ये आपकी इक्विलिब्रियम इक्वेशन है। हमने क्या लिखा? R1 प्लस R2 इज इक्वल टू डब्ल्यू। R1 ये आपका R1 है, ये आपका R2 है, दैट इज इक्वल टू डब्ल्यू। R1 मतलब फोर्स इन एल क्यू, R2 मतलब फोर्स इन क्यू एम इज इक्वल टू इतना। R2 आपका R3 के बराबर रहेगा, फोर्स इन क्यू एम इज इक्वल टू फोर्स इन एन पी। अब ये तीन इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे। इन तीन इक्वेशन को देखिए, पहले में इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 आपकी हो गई, ये इक्वेशन नंबर 3 आपकी हो गई। तो इक्वेशन नंबर 1 को आप देखिएगा, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। ये इक्वेशन नंबर 1 को हम सॉल्व करते जा रहे हैं। ये वीडियो रोक के आप ये इक्वेशन देखिएगा मैंने किस तरीके से इसको सॉल्व किया है। इसको सॉल्व करेंगे, फाइनली जो इक्वेशन नंबर 1 आपको मिल जाएगी वो ये वाली मिल जाएगी। अब यहाँ पे देखिए एल क्यू आ गया, यहाँ पे आपका क्यू एम आ गया, यहाँ पे भी आपका क्यू एम है, ये आपकी इक्वेशन है। फिर यहाँ पे देखिए इसको मैंने और सॉल्व कर लिया, यहाँ पे भी एल क्यू आ गया, यहाँ पे भी क्यू एम आपका आ गया। ठीक, ये आपकी इक्वेशन, और एक इक्वेशन ये है सेकंड, एल क्यू और क्यू एम में सेकंड इक्वेशन ये आपको यहाँ पे मिल गई। इन दोनों इक्वेशन को जब आप सॉल्व कर लेंगे तो फाइनली आपकी क्या फोर्स आ जाएगा? फोर्स इन एल क्यू आ जाएगा और फोर्स इन क्यू एम की वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी। अब फोर्स आ गया है, आपको स्ट्रेस निकालना है। स्ट्रेस निकालने के लिए आप जानते हैं स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। आपको स्ट्रेस निकालना है तो आप क्या करेंगे? एरिया से डिवाइड कर देंगे। आपको पता चल गया कि इसमें फोर्स कितना है, एल्युमिनियम में फोर्स कितना है। एल्युमिनियम के फोर्स को एरिया ऑफ एल्युमिनियम से डिवाइड कर दीजिए तो एल्युमिनियम में स्ट्रेस आ जाएगा। आपको पता चल गया कि स्टील में फोर्स कितना है। स्टील के फोर्स को एरिया ऑफ स्टील से आप
डिवाइड कर दीजिए तो स्ट्रेस स्टील में भी आपका स्ट्रेस निकल के आ जाएगा। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो इतनी स्ट्रेस की वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे हम आते हैं। अब हम देखेंगे प्रॉब्लम नंबर 21। तो इसमें बोल रहा है टू कॉपर रॉड वन स्टील रॉड टुगेदर सपोर्ट ए लोड एज शोन इफ द stresses in copper and steel are not to exceed 60 into 10 to the power 60 Newton per mm square and 120 into 10 to the power 6 Newton per mm square respectively. Find the safe load that can be supported. Young modulus for steel is twice that of copper. तो देखिए इसने स्ट्रेस दिया है, कॉपर में इससे ज़्यादा स्ट्रेस आपकी नहीं होनी चाहिए और स्टील के अंदर इससे ज़्यादा स्ट्रेस आपकी नहीं होनी चाहिए। तो हमें निकालना है कि ये कितना लोड यहाँ पे बियर करेगा। तो देखिए इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको दिया है, इसकी लेंथ आपको दिया है, इसका भी क्रॉस सेक्शनल और लेंथ आपको दिया हुआ है प्रॉब्लम में। तो करते हैं हम प्रॉब्लम। तो देखिए पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन अपनी बना लेंगे। हमने पहले इक्विलिब्रियम इक्वेशन बनाएंगे। हमने क्या बनाया, फोर्स इन कॉपर प्लस फोर्स इन स्टील प्लस फोर्स इन कॉपर इज इक्वल टू पी। तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स फोर्स इन कॉपर प्लस फोर्स इन स्टील इज इक्वल टू पी। जब आप यहाँ पे लोड लगाएंगे तो तीनों में चेंज इन लेंथ क्या होगा, बराबर। तो हमने सेकंड कंपेटेबिलिटी इक्वेशन बनाई, चेंज इन लेंथ इन कॉपर इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ इन स्टील। हम जानते हैं चेंज इन लेंथ का क्या फॉर्मूला होता है, दैट इज एफ एल अपॉन ई। ये कॉपर के लिए हो गया, ये स्टील के हो गया। एफ अपॉन ए, एफ अपॉन ई आपका क्या हो जाता है, स्ट्रेस हो जाता है। फोर्स पर यूनिट रेजिस्टिंग एरिया क्या हो जाता है, स्ट्रेस। तो इसकी जगह मैंने लिख दिया स्ट्रेस इन कॉपर और यहाँ पे फोर्स इन स्टील अपॉन एरिया ऑफ स्टील को क्या लिख दिया, स्ट्रेस इन स्टील मैंने लिख दिया। यहाँ पे देखिए आपको लेंथ ऑफ कॉपर दिया हुआ है। लेंथ ऑफ कॉपर आपका कितना है, 150 mm। तो यहाँ पे 150 mm मैंने पुट कर दिया। लेंथ ऑफ स्टील आपको दिया हुआ है, पूरी लेंथ आपकी कितनी होगी, दैट इज 150 प्लस 50 कर देंगे तो टोटल आ जाएगा 200। आपको यहाँ पर रिलेशन दिया है ई स्टील इज इक्वल टू 2 टाइम्स ई कॉपर आपको दिया हुआ। तो ई स्टील की जगह यहाँ पे देखिए मैंने 2 टाइम्स ई कॉपर यहाँ पे पुट कर दिया। तो यहाँ से ये इक्वेशन बन गई, स्ट्रेस इन स्टील इज इक्वल टू 1.5 स्ट्रेस इन कॉपर। ये अपने रिलेशन बन गया। अब देखिए यहां से अपना प्रॉब्लम थोड़ा चालू होता है। इसने क्या बोला है, प्रॉब्लम के स्टार्टिंग में क्या बोला है, इसने बोला है कि कॉपर में स्ट्रेस इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए और स्टील में स्ट्रेस 120 इंटू 10 टू द पावर 6 न्यूटन पर mm स्क्वायर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो देखिएगा कॉपर में इससे ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, स्टील में इससे ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होना चाहिए और स्ट्रेस इन स्टील और स्ट्रेस इन कॉपर के बीच में ये रिलेशन है। अगर मैं स्ट्रेस इन स्टील कितना लूँ, अगर मैं स्ट्रेस इन स्टील कितना लूँ 120 इंटू 10 टू द पावर 6 और स्ट्रेस इन कॉपर को अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो स्ट्रेस इन कॉपर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80 इंटू 10 टू द पावर 6 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और स्ट्रेस इन कॉपर की वैल्यू इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब इस रिलेशन में 120 इंटू 10 टू द पावर 6 आप स्ट्रेस इन स्टील पुट कर रहे हैं तो कॉपर में जो स्ट्रेस आ रही है उसकी लिमिटिंग वैल्यू से क्या आ रही है, ज़्यादा आ रही है। मतलब आप स्ट्रेस इन स्टील ये नहीं ले सकते। तो हम क्या करेंगे, अब स्ट्रेस इन कॉपर में पुट करता हूँ। मैं स्ट्रेस इन कॉपर यहाँ पे इस वाली इक्वेशन में पुट करूंगा। स्ट्रेस इन कॉपर मैंने यहाँ पे कितना पुट करा, 60 इंटू 10 टू द पावर 6। इससे स्ट्रेस इन स्टील की वैल्यू आपकी निकल के आई है 90 इंटू 10 टू द पावर 6। मतलब ये जो वैल्यू आ रही है ये स्ट्रेस इन स्टील की जो वैल्यू बोला गया है क्वेश्चन में उससे कम आ रही है। मतलब अपन स्ट्रेस इन कॉपर कितना लेंगे, 60 इंटू 10 टू द पावर 6 लेंगे और स्ट्रेस इन स्टील कितना लेंगे, 90 इंटू 10 टू द पावर 6 लेंगे। अगर हम स्ट्रेस इन स्टील इतना लेंगे तो स्ट्रेस इन कॉपर की वैल्यू जो लिमिटिंग वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है उससे ज्यादा आ जाएगी। तो हम स्ट्रेस इन स्टील की वैल्यू ये नहीं ले सकते। अगर हम स्ट्रेस इन कॉपर की वैल्यू इतना लें जो क्वेश्चन में बोला गया है,
तो स्ट्रेस इन स्टील की वैल्यू जो आनी चाहिए, जो आएगी आपकी वो 90 इंटू 10⁻6 आएगी। वो क्या रहेगी, उससे कम रहेगी, जो अपनी सेफ लिमिट है उससे कम रहेगी। तो देखिए आपने क्या निकाल लिया, स्ट्रेस इन स्टील भी आप समझ गए कितना लेना है, और स्ट्रेस इन कॉपर भी कितना लेना है। अब हमें तो क्या निकालना है, यहाँ पे लोड निकालना है। अभी आपने दोनों में क्या निकाल लिया, स्ट्रेस निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, अपनी इक्विलिब्रियम इक्वेशन बनाएंगे, जिसमें हम स्ट्रेस इन कॉपर इतना पुट करेंगे और स्ट्रेस इन स्टील इतना पुट करेंगे। हम लिखेंगे 2 टाइम्स फोर्स इन कॉपर प्लस फोर्स इन स्टील बराबर ये। हम फोर्स इन कॉपर को क्या लिख सकते हैं, स्ट्रेस इन कॉपर इंटू एरिया ऑफ कॉपर। फोर्स इन स्टील को क्या लिख सकते हैं, स्ट्रेस इन स्टील इंटू एरिया ऑफ स्टील इज इक्वल टू पी। अब देखिए स्ट्रेस इन कॉपर की वैल्यू आप जानते हैं, एरिया ऑफ स्टील, एरिया ऑफ कॉपर भी आपको दिया हुआ है। कॉपर का एरिया कितना दिया है, 25 mm इंटू 25 mm। स्ट्रेस इन स्टील की वैल्यू देखिए आप निकाल चुके हैं। एरिया ऑफ स्टील की वैल्यू देखिए, ये एरिया ऑफ स्टील की वैल्यू 30 mm इंटू 30 mm। ये यहाँ पे वैल्यू मैंने क्या करा, इसको मीटर में पुट कर दिया, इसको भी मैंने मीटर में पुट कर दिया। फाइनली आपका आंसर आ जाएगा, टोटल लोड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 156 इंटू 10⁻3 न्यूटन आपकी पी की वैल्यू आ जाएगी। फिर हम आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम नंबर 22 देखते हैं। यहाँ पे 3 पिलर्स, 2 ऑफ एल्यूमिनियम, ये 2 एल्यूमिनियम के, एंड 1 ऑफ स्टील सपोर्टेड ए प्लेटफॉर्म ऑफ 20 किलो न्यूटन एज शोन। If the area of the each pillar is 1000 mm square and that of steel pillar आपको दिया है 80 mm square, find the stresses develop in each pillar। इन तीनों में stresses निकालना अपने को पहले केस में। सेकंड क्या बोल रहा है, what additional load P can it takes if the working stress are, एल्यूमिनियम में वर्किंग स्ट्रेस इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए और स्टील में वर्किंग स्ट्रेस इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसके दो पार्ट हैं। तो पहले पार्ट में क्या करना है, बिल्कुल सिंपल। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या करा है, इसको भी देखिए मैंने 2 मेथड से यहाँ पे सॉल्व किया है। तो देखिए हमने यहाँ पे लोड लटकाया है, तो यहाँ पे फोर्स इन एल्यूमिनियम आपका ऊपर लगेगा, प्लस फोर्स इन स्टील ऊपर लगेगा, प्लस फोर्स इन एल्यूमिनियम आपका ऊपर लगेगा। वो किसके बराबर लगेगा, नीचे लगने वाले फोर्सेस के। तो पहली इक्वेशन बनाई, फोर्स इन एल्यूमिनियम प्लस फोर्स इन स्टील प्लस फोर्स इन एल्यूमिनियम बराबर दिस मच। इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स फोर्स इन एल्यूमिनियम प्लस फोर्स इन स्टील बराबर दिस मच। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करें, हम जानते हैं कि चेंज इन लेंथ इन एल्यूमिनियम इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ इन स्टील होता है। चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, FL/AE होता है। तो ये एल्यूमिनियम के लिए हो गया, ये स्टील के लिए हो गया। अब यहाँ पे देखिए फोर्स इन स्टील इज इक्वल टू 1.28 फोर्स इन एल्यूमिनियम आ गया। हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके क्या निकाल लेंगे, फोर्स निकाल लेंगे। फोर्स को हम क्या करेंगे, एरिया से डिवाइड करेंगे, तो क्या निकल के आ जाएगा, स्ट्रेस निकल के आ जाएगा। तो देखिए आपका इन दोनों में फोर्स इतना आ जाएगा। इन दोनों फोर्स को हम क्या करेंगे, एरिया से डिवाइड कर देंगे। एरिया ऑफ स्टील से डिवाइड कर दिया, एरिया ऑफ एल्यूमिनियम से डिवाइड कर दिया, तो दोनों में स्ट्रेस निकल के आ गया। ये एक तरीका है। इसको करने का मैं दूसरा तरीका भी बताता हूँ। देखिए हम जानते हैं ये इक्वेशन हमने बनाई थी, फिर ये इक्वेशन बनाई थी। हम क्या लिख दें, फोर्स इन एल्यूमिनियम के क्या लिख सकते हैं, स्ट्रेस इन एल्यूमिनियम इंटू एरिया ऑफ एल्यूमिनियम। फोर्स इन स्टील को क्या लिख दें, स्ट्रेस इन स्टील इंटू एरिया ऑफ स्टील। अब देखिए ये जो आपकी कंपेटेबिलिटी इक्वेशन बनी थी, चेंज इन लेंथ इन एल्यूमिनियम इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ इन स्टील, तो इस वाली इक्वेशन में भी मैंने क्या करा, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया को मैंने क्या कर दिया, स्ट्रेस लिख दिया। यहाँ पे फोर्स इन स्टील डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ स्टील को भी मैंने क्या लिख दिया, स्ट्रेस लिख दिया। अब यहाँ पे मैं लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम, ई ऑफ एल्यूमिनियम, लेंथ ऑफ स्टील, ई ऑफ स्टील को पुट कर दूंगा और इसको सॉल्व कर दूंगा। तो देखिए स्ट्रेस में रिलेशन निकल के आ जाएगा। ये इक्वेशन भी स्ट्रेस में और ये वाली इक्वेशन भी आपकी स्ट्रेस में। इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस इन स्टील और स्ट्रेस इन एल्यूमिनियम। यहाँ पे हमने क्या करा था,
फोर्स में दो इक्वेशन बना ली थी और इन दोनों को सॉल्व करके हमने पहले फोर्स निकाला था, फिर फोर्स को एरिया से डिवाइड करके स्ट्रेस निकाला था। यहाँ पे हमने क्या करा, ये जो इक्वेशन बनी है इसको स्ट्रेस वाली इक्वेशन में बना लिया और इस इक्वेशन को, कंपैटिबिलिटी इक्वेशन वाली इक्वेशन को भी मैंने स्ट्रेस वाली इक्वेशन में बना लिया और इन दोनों को सॉल्व करके मैंने स्ट्रेस निकाल लिया। अगर आपने यहाँ पे स्ट्रेस निकाल लिया, कोई पूछेगा फोर्स कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, स्ट्रेस में एरिया का मल्टीप्लाई कर देंगे। फोर्स इन स्टील अगर आपको निकालना है तो स्ट्रेस इन स्टील इंटू एरिया ऑफ स्टील कर देंगे तो फोर्स इन स्टील आ जाएगा। फोर्स इन एल्यूमिनियम निकालना है, स्ट्रेस इन एल्यूमिनियम इंटू एरिया ऑफ एल्यूमिनियम कर देंगे तो फोर्स इन एल्यूमिनियम आ जाएगा। तो इन दोनों में से कोई भी तरीका आप फॉलो कर सकते हैं, जो भी आसान लगे। तो आपने क्या निकाल लिया, दोनों में फोर्स और दोनों में स्ट्रेस निकाल लिया। अब इसका एक और पार्ट है, सेकंड पार्ट बोल रहा है व्हाट एडिशनल लोड P कैन इट टेक इफ द वर्किंग स्ट्रेस आर 65 न्यूटन पर mm स्क्वायर। एल्यूमिनियम में इससे ज्यादा नहीं आना चाहिए और स्टील में इससे ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो देखिए, स्ट्रेस के बीच में आप रिलेशन जानते हैं, तो स्ट्रेस इन स्टील इज इक्वल टू 1.6 स्ट्रेस इन एल्यूमिनियम। ये रिलेशन आपने निकाला था जब आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे पहला। तो देखिए यहाँ पे आपने रिलेशन निकाला था, क्या निकाला था, स्ट्रेस इन स्टील इज इक्वल टू 1.6 स्ट्रेस इन एल्यूमिनियम निकाला था। अब इस रिलेशन की हम मदद ले रहे हैं। देखिए कैसे, देखिए आपको उसने लिमिट दिया है, एल्यूमिनियम में इससे ज़्यादा स्ट्रेस नहीं आना चाहिए और स्टील में इससे ज़्यादा स्ट्रेस नहीं आना चाहिए। अगर मैं स्ट्रेस इन स्टील की वैल्यू कितना लूँ, 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर लूँ और इस वाले फार्मूले में मैं वैल्यू को पुट कर दूँ, किसमें, स्ट्रेस इन स्टील की वैल्यू इतना पुट कर दूँ, तो इससे जो स्ट्रेस इन एल्यूमिनियम आपकी आएगी वो आएगी 93.75 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये जो स्ट्रेस इन एल्यूमिनियम आ रहा है वो क्या आ रहा है, इससे ज़्यादा आ रहा है। मतलब स्ट्रेस इन स्टील की वैल्यू आप इतना नहीं ले सकते, अगर ये लेंगे तो स्ट्रेस इन एल्यूमिनियम की वैल्यू क्या आएगी, एल्यूमिनियम की जो वर्किंग स्ट्रेस है उससे ज्यादा आने लगेगी। तो अब हम दूसरा करके देखते हैं। अब हम स्ट्रेस इन एल्यूमिनियम की वैल्यू कितना लें, 65 न्यूटन पर mm स्क्वायर लें और यहाँ पे पुट कर दें। तो स्ट्रेस इन स्टील की वैल्यू कितनी आएगी, 104 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये जो स्ट्रेस इन स्टील की वैल्यू निकल के आ रही है वो वर्किंग स्ट्रेस से देखिए कम है। मतलब अपन ये वाली स्ट्रेस ले सकते हैं स्टील में और ये वाली स्ट्रेस ले सकते हैं एल्यूमिनियम में। अगर हमने स्ट्रेस इन स्टील इतना लिए होते तो स्ट्रेस इन एल्यूमिनियम जो निकल के आती है वो वर्किंग स्ट्रेस इन एल्यूमिनियम से बहुत ज़्यादा निकल के आती है, इसलिए हम ये वाला नहीं ले सकते थे। तो हमको क्या लेना है, स्ट्रेस इन एल्यूमिनियम इतना लेना है, स्ट्रेस इन स्टील इतना लेना है। हमें तो लोड निकालना है कि यहाँ पे आप कितना लोड यहाँ पे लगाओगे। ठीक, तो देखिए हमारी ये इक्विलिब्रियम इक्वेशन है, फोर्स इन एल्यूमिनियम प्लस फोर्स इन स्टील प्लस फोर्स इन एल्यूमिनियम इक्वल टू पी निकालना है। हम इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स फोर्स इन एल्यूमिनियम प्लस फोर्स इन स्टील इक्वल टू पी। फोर्स इन एल्यूमिनियम को क्या लिख सकते हैं, स्ट्रेस इन एल्यूमिनियम इंटू एरिया ऑफ एल्यूमिनियम। फोर्स इन स्टील को क्या लिख सकते हैं, स्ट्रेस इन स्टील इंटू एरिया ऑफ स्टील। अब देखिए स्ट्रेस की वैल्यू मैंने क्या लिया, स्ट्रेस इन एल्यूमिनियम मैंने लिया 65 और स्ट्रेस इन स्टील कितना लिया, 104। इसको जब आप सॉल्व कर लेंगे तो P की वैल्यू आ जाएगी, कितना आ जाएगी, 213,200 न्यूटन आपकी P की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए पहले ये किलो न्यूटन में निकालेंगे तो ये कितनी आ जाएगी, 213.2 किलो न्यूटन आ जाएगी। तो पहले आपका P वहां पे लग रहा था, पहले P आपका वहां पे कितना लग रहा था, 200 किलो न्यूटन का लग रहा था और यहाँ पे अब P कितना आ रहा है, 213.2 आ रहा है। मतलब एक्स्ट्रा P आप कितना लगा सकते हैं वहां पे, 13.2 किलो न्यूटन का एक्स्ट्रा P आप वहां पे और लगा सकते हैं, जिसको आपका ये जो स्ट्रक्चर है वो बियर कर लेगा। ये जो स्ट्रक्चर है वो आपका, देखिए पहले 200 किलो न्यूटन का लग रहा था तो एक्स्ट्रा आप इसमें P कितना और लगा सकते हैं। तो आपने पहले टोटल P निकाल लिया, वो टोटल P जो निकाला है वो आपका कितना आया, 213
213.2 किलो न्यूटन आया, और उसमें से मैंने क्या करा, जो पहले लग रहा था उसको माइनस कर लिया, तो एक्स्ट्रा आप इतना पी लगा लेंगे। फिर हम आगे बढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर, अब हम देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 23। बहुत अच्छा प्रॉब्लम है और बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है। क्या बोल रहा है, 3 आइडेंटिकल पिन्स कनेक्टेड बार सपोर्ट ए लोड ऑफ P. All the bars are of same area of cross section and same length. Determine the forces in each bar. Second, the vertical displacement of the point where the load is applied. हमें क्या निकालना है, तीनों में फोर्स निकालना है। ये P1 इन दोनों में सेम आएगा, और यहाँ पे P2 निकालना है, और ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट निकालना है। ये वाली दूरी हमको निकालना है। तीनों की लेंथ सेम है, क्रॉस सेक्शनल एरिया भी इसका सेम है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। जब यहाँ पे आप देखिए, इनिशियल में ये एंगल आपको दिया है, दैट इज 120 डिग्री। जब यहाँ पे आप पी लोड लटकाएंगे तो ये देखिए नीचे आ जाएगा। ये कहाँ पे आ जाएगा, ये जो डॉटेड लाइन नई नजर आपको आ रही है, ये यहाँ पे आपका नजर आ रहा है। तो ये डेल एल 1 की वैल्यू दिया है, और ये जो दूरी है ये डेल एल 2 है, ये चेंज इन लेंथ यहाँ वाला दिया हुआ है। ठीक, तो देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए हम क्या एज्यूम करके चल रहे हैं कि जब यहाँ पे लोड लगा के ये इस पोजीशन में आ जाएगा, तो ये जो एंगल है इसमें निग्लिजिबल चेंज होगा। हम क्या मान के चल रहे हैं कि जब ये लोड लगा के ये जो पॉइंट है ये इधर आ जाएगा, मतलब ये जब डॉटेड लाइन जो मैंने दिखाया है, जब ये पॉइंट इधर आ जाएगा तो ये जो लोकेशन है इसकी लोकेशन कहाँ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी। तो ये जो 120 डिग्री एंगल है उसमें चेंज क्या होगा, निग्लिजिबल होगा। तो ये 120 है तो ये कितना होगा आपका 60 डिग्री होगा, और ये भी आपका कितना होगा 60 डिग्री होगा। तो देखिए ये 60 है तो ये भी आपका 60 होगा, ये दोनों क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। इसलिए देखिए ये जो एंगल है मैंने 60 लिखा, और ये भी क्या होगा 60 होगा। तो इसके नए लोकेशन में आपने ये वाला एंगल देख लिया कि ये 60 होगा। ये 60 क्यों आया, क्योंकि हमने मान के चला कि ये जो 120 डिग्री का एंगल है, नीचे आने पर इसमें निग्लिजिबल चेंज होगा, मतलब यहाँ पे भी ये एंगल कितना होगा 120 डिग्री ही रहेगा। इसलिए ये वाला एंगल मैंने क्या लिखा है, 60 डिग्री लिखा है। अब देखिए इसका अगले फिगर में देखिएगा, ये इसकी नई पोजीशन है। नई पोजीशन में यहाँ पे पी लोड लग रहा है, इन दोनों में टेंशन आएगा और इसमें क्या आएगा, कंप्रेशन आएगा, क्योंकि ये नीचे जाएगा और ये दोनों खींचेंगे। तो इसको मैंने दूर जाता हुआ बनाया है इस पॉइंट से, और इसको मैंने इस पॉइंट की तरफ आता हुआ बनाया है। अब यहाँ पे क्या है, ये तो इक्विलिब्रियम में आ गया इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे सिग्मा वी की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। तो देखिए इसको मैं रिजॉल्व कर देता हूँ दो कंपोनेंट में। जब आप पी के दो कंपोनेंट बनाएंगे तो पी का दो कंपोनेंट हम बनाएंगे, तो बी का देखिए एक कंपोनेंट, ये जो एंगल है ये वाला दिया है, वर्टिकल से एंगल है, तो ये आपका क्या बन जाएगा, पी कॉस 60, और ये बन जाएगा पी साइन 60। जहां से एंगल मालूम रहता है उसको हम कॉस लिखते हैं। तो इस ये जो P1 है ना, तो P1 साइन 60 और P1 कॉस 60। इस P1 के भी दो कंपोनेंट, ये P1 कॉस 60 हो गया, ये P1 साइन 60 हो गया। तो देखिए ऊपर कितने फोर्स लग रहे हैं, P1 cos 60 प्लस P1 cos 60 प्लस P2, नीचे कितने लग रहे हैं, P लग रहे हैं। तो हम सिग्मा V इक्वल टू 0 कर देंगे। तो देखिए हमने क्या लिखा, 2P1 cos 60 प्लस P2 इज इक्वल टू P, ऊपर लगने वाले बराबर नीचे लगने वाले, बाकी सारे ऊपर लग रहे हैं। ये देखिए ये दोनों ऊपर लग रहा है, ये भी ऊपर लग रहा है, तो इसको 2P1 cos 60 लिख देंगे प्लस P2 बराबर P। तो ये बन गई आपकी एक इक्वेशन। ये देखिए, तो हम जानते हैं cos 60 कितना होता है 0.5, इसको सॉल्व कर लेंगे तो P1 इज इक्वल टू P माइनस P2 आ जाएगा। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये इतना आ जाएगा। ये इक्विलिब्रियम इक्वेशन से हमने निकाला। अब सेकंड देखिए, हमको कंपैटिबिलिटी इक्वेशन बनाना है। तो ये जो डिस्टेंस है प्रॉब्लम में दिया हुआ है दैट इज डेल L2 है, और ये डिस्टेंस है ये डेल L1 है, ये आपका डेल L1 है, और ये आपका डेल L2 है, और ये जो एंगल दिया आपको 60 डिग्री दिया है। तो एंगल के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी, ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा।
ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। हम क्या करेंगे, कॉस 60 लगाएंगे। कॉस 60 क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो कॉस 60 मैंने क्या लिखा, ये बेस है आपका, ये आधार है, तो मैंने लिखा डेल L1 डिवाइडेड बाय डेल L2। ये आपकी बन गई कंपेटेबिलिटी इक्वेशन। तो देखिए हम इसको लिख सकते हैं डेल L1 इज इक्वल टू डेल L2 कॉस 60 लिख सकते हैं। डेल L1 हम जानते हैं P1 L अपॉन E, डेल L2 क्या हो जाएगा, P2 L अपॉन E हो जाएगा। हमको मालूम है इनका लेंथ बराबर है, लेंथ लेंथ कट जाएगा, E से A कट जाएगा, E से E कट जाएगा क्योंकि मटेरियल भी सेम है। कॉस 60 कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो P1 इज इक्वल टू P2/2 हो गया। ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। ये किससे बनाई हमने, कंपैटिबिलिटी इक्वेशन से बनाई। और यहाँ पे हमने इक्विलिब्रियम इक्वेशन ये बना ली है। अब इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए हम नीचे आते हैं, हमारी इक्वेशन नंबर 1 P1 इज इक्वल टू P माइनस P2, और ये इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों को आप सॉल्व कर लेंगे तो P1 की वैल्यू आ जाएगी P/3 और P2 की वैल्यू आ जाएगी 2P/3। अब हमें वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट निकालना है, डेल L2 की वैल्यू हमको निकालना है, चेंज इन लेंथ ये वाली निकालना है। हम जानते हैं डेल L2 कितना होगा, P2L अपॉन ए होगा। तो P2 की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, P2 की वैल्यू कितना निकाला, 2P/3 निकाला। तो P2 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, 2P/3 यहाँ पे हम पुट कर देंगे। तो डेल L2 की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू PL डिवाइडेड बाय 3E आपका आ जाएगा। तो हमको फिगर ध्यान से देखना है, फिगर अगर हम समझ गए तो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। इसमें ध्यान दीजिएगा कि हमने कंपैटिबिलिटी इक्वेशन किस तरीके से बनाए। तो इसमें डेल L2 ये दिया था, डेल L1 ये दिया था, ये एंगल आपका 60 डिग्री होगा। तो हमने cos 60 इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज लगा के ये अपनी कंपैटिबिलिटी इक्वेशन बना ली थी। फिर आते हैं हम अपने अगले प्रॉब्लम पे, प्रॉब्लम नंबर 24। तो इसमें दिया है, फिगर शोज 3 स्टील रॉड आपको दिया है, ये 3 यंग मॉडुलस की वैल्यू दिया है, सपोर्टिंग ए लोड ऑफ 45 किलो न्यूटन एट द मिडिल ऑफ ए रिजिड बीम। ये रिजिड बीम आपको दिया है BD। डिटरमाइन द चेंज इन लेंथ ऑफ द रॉड EF। EF में चेंज इन लेंथ कितना आएगा ये निकालना है। द स्ट्रेसेस इन द रॉड, इन सब में स्ट्रेसेस भी अपने को निकालना है। देखिए जब यहाँ पे आप लोड लगाएंगे तो ये नीचे जाएगा, ये नीचे जाएगा तो ये क्या होगा, छोटा होगा, और ये दोनों क्या होंगे, बड़े होंगे। ये बड़े होंगे तो इसमें टेंशन आएगा और इसमें क्या आएगा, कंप्रेशन आएगा। तो देखिए हमको इक्विलिब्रियम इक्वेशन बनाना है, हमको इक्विलिब्रियम इक्वेशन बनाना है। चूंकि इसमें क्या हो रहा है, टेंशन हो रहा है। तो देखिए टेंशन मतलब दूर जाता हुआ मैंने बनाया, कंप्रेशन मतलब इसकी तरफ आ रहा है, इसके पास आ रहा है आपका। तो Q, इनमें Q लग रहा है, इसमें क्या लग रहा है, R लग रहा है। हमारी इक्विलिब्रियम इक्वेशन बनी, दैट इज R प्लस 2Q। ये देखिए एक Q ये है, दूसरा ये है, R प्लस 2Q इज इक्वल टू 45 इंटू 10⁻³ किलो न्यूटन में था, न्यूटन में ले लिया। सेकंड देखिए हम इक्विलिब्रियम, हम कंपैटिबिलिटी इक्वेशन बना रहे हैं, जितना ये छोटा होगा उतना ही ये बड़ा होगा, उतना ये लंबा होगा। तो मैंने लिखा चेंज इन लेंथ इन AB इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ इन EF लिखा। ये हमारी बन गई कंपैटिबिलिटी इक्वेशन। अब देखिए यहाँ पे आपको मटेरियल सेम है तीनों के, यंग मॉडुलस सेम है, वो मैंने काट दिए। लेंथ ऑफ AB आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, AB के लेंथ कितना है 500 mm, तो लेंथ ऑफ AB आपने यहाँ पे पुट कर दिया। लेंथ ऑफ EF आपको दिया है दैट इज 400 mm, ये देखिए ये 400 mm दिया, यहाँ पे पुट कर दिया। एरिया ऑफ AB, AB का आपको एरिया दिया हुआ है, ये AB का एरिया यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे पुट कर दिया। और एरिया ऑफ EF आपको दिया हुआ है, EF का भी एरिया हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो Q और R के बीच में आपको एक रिलेशन मिल जाएगा। तो ये Q की वैल्यू कहाँ पे पुट कर दीजिएगा, यहाँ पे पुट कर दीजिएगा। तो एक इक्वेशन बन जाएगी R के टर्म में, हम उसको सॉल्व कर लेंगे तो R और Q की वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी। तो आपने क्या करा, इनमें फोर्सेस की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। अब देखिए फोर्स निकल गया है तो हम चेंज इन लेंथ भी निकाल सकते हैं और स्ट्रेस भी निकाल सकते हैं। तो हम पहले निकाल रहे चेंज इन लेंथ ऑफ द रॉड EF, इसमें चेंज इन लेंथ कितना होगा। तो
फोर्स आपको दोनों में मालूम है, हमको तो इसमें चेंज इन लेंथ निकालना है, तो इसमें जो फोर्स आएगी उसकी वैल्यू लेना पड़ेगा। तो देखिए, चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला जानते हैं, दैट इज एफ एल अपॉन ई होता है। तो इसमें फोर्स की वैल्यू आप निकाल चुके हैं। इसका लेंथ आपको मालूम है, इसका एरिया आपको दिया हुआ है, इसके लिए यंग मॉडुलस की वैल्यू भी दिया हुआ है, वो यहाँ पे आप पुट कर देंगे, तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ डिक्रीज इन द लेंथ ऑफ ईएफ। ईएफ में चेंज इन लेंथ या डिक्रीज इन लेंथ कितना होगा। जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो ईएफ में चेंज इन लेंथ आपका इतना निकल के आ जाएगा। सेकंड, आपको स्ट्रेस भी निकालना है। अगर फोर्स आपको पता चल गया तो स्ट्रेस निकालने में आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगा। तो देखिए, टेंसाइल स्ट्रेस इन एबी, एबी में टेंसाइल स्ट्रेस निकालना है। तो स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स पर यूनिट रेजिस्टिंग एरिया। तो देखिए, एबी में फोर्स कितना है, क्यू, क्यू डिवाइडेड बाय एरिया, ये आपने कर दिया। तो स्ट्रेस इन एबी आपका निकल के आ गया। आपको कंप्रेसिव स्ट्रेस इन ईएफ निकालना है। ईएफ में कंप्रेसिव स्ट्रेस कितना आएगा, तो ईएफ में देखिए फोर्स आपको दिया हुआ है, इसका एरिया आपको दिया हुआ है, दोनों को देखिए मैंने डिवाइड कर दिया, तो आपका क्या निकल के आ गया, स्ट्रेस इन ईएफ निकल के आ गया है। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम हम करते हैं। ओके, थैंक यू।